हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर आप लोगों के बीच आज चलिए फिर से एक नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, पहले एपिसोड में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर हम लोग इस मैप को थोड़ा स्टडी किए, इसका यूरोप का मैप जो हिस्टोरिकल मैप था उसका। और फिर हम लोग अब हम लोग के लिए बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो यूरोप में कुछ राष्ट्रवाद का निर्माण को इसको देखने से पहले चलिए कुछ हम महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं, जो कि कुछ डेट्स हैं हमारे पास। तो जिसमें से देख सकते हैं 1797 है। तो 1797 जो ईस्वी है वो नेपोलियन का इटली पर हमला है, नेपोलियाई युद्ध की शुरुआत है। नेपोलियन द्वारा जो युद्ध की शुरुआत की गई वहाँ पर, जिसका अंत वाटरलू के मैदान में वाटरलू के वॉर के साथ हुआ। मतलब यानी कि नेपोलियन ने एक शुरुआत की इस, और उसका आखिरी युद्ध वाटरलू का युद्ध था। नेपोलियन 1814 से 1815 नेपोलियन का पतन, वियना की शांति संधि। 1821 है यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। और 1848 प्रथम फ्रांस की क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत, मध्य वर्ग, संविधान और प्रतिनिधियात्मक सरकार के गठन की मांग करता, और इतालवी, जर्मन, मैयार और पोलिश चेक आदि राज्यों की मांग, ये सारा हुआ 1848 में। ये सारा का डिमांड 1859 से 70 के बीच इटली का एकीकरण, और 1866 से 71 जर्मनी का एकीकरण, और 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद उदय, स्लोवाकिया स्लाव जिसे होता है। तो चलिए हम लोग, ये तो था डेट्स, महत्वपूर्ण तिथियां थी। और कुछ इसमें अब चलिए इसके बारे में जो भी है, ये बॉक्सेस हैं, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। तो पहले चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोग राष्ट्रवाद का निर्माण, यूरोप में जो राष्ट्रवाद की निर्माण है या फिर जो नेशन आया उसका, जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि इसमें जो राष्ट्रवाद का जो स्पष्ट अभिव्यक्ति थी वो पहले फ्रांस की क्रांति से आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। और यदि उस और यानी कि फ्रांस या फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि एक फ्रांस, आज का जो फ्रांस है उस क्षेत्र में, यानी कि फ्रेंच बोली जाने वाली क्षेत्रों में वो इसको देखा गया। अगर आप हम 18वीं शताब्दी के यूरोप के नक्शे को देखें तो आज उसमें आज जो राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे, जैसे कि आज हैं, जिन्हें हम जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं, वे सब तब राजशाहियों, छोटे छोटे राजशाही, डचीज़ और कैंटन्स, ये छोटे छोटे राज्य के वहाँ प्रकार थे में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। वहाँ पर अलग अलग, पूरे यूरोप को देखें तो अलग अलग ढंग के अलग अलग व्यवस्थाएं थी, और वहाँ अलग अलग लोगों की शासन थे। तो जैसे देखें कि यदि हम पूर्वी और मध्य यूरोप देखें तो वहाँ निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे, और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति के भागीदार नहीं मानते थे। यहाँ पर मिलीजुली संस्कृति थी, सब अलग अलग रहा करते थे, या फिर कहीं मिलजुल कर भी रहा करते थे, वो मिश्रित थे। वो किसी भी तरह का वो सामूहिक पहचान या फिर किसी भी तरह संस्कृति से एक दूसरे को नहीं जोड़ते थे, तो एक दूसरे के भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ये देखें तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स और रेटॉल, ऑस्ट्रिया, सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। यानी बोहेमिया जो एक क्षेत्र था, वहाँ पर कुलीन वर्ग जो था वो जर्मन भाषा बोलने वाला था। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इटालियन भाषा का प्रयोग करते थे वो लोग। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। यानी कि वहाँ पर ऐसा नहीं था कि ये जो जर्मन भाषा बोल रहे हैं या फिर जहाँ के लोगों की भाषा जर्मन है, वहाँ के शासकों की भी भाषा जर्मन हो। यानी कि ये एक था कि कहीं भी कोई भी शासन कर रहा है, जो अलग वहाँ के जो स्थानीय निवासी और शासकों में भी ये डिफरेंस देखा जाता था। और शायद यही एक समस्या थी जब लोग अपने आप को शासकों से जोड़ नहीं पा रहे होंगे, और एक राष्ट्रवाद का डिमांड, एक नेशन स्टेट्स का डिमांड उठकर सामने आया। गलीसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। इसके अलावा जो गलीसिया के जो कुलीन वर्ग पोलिश भाषा है, इन प्रभावशाली समूहों के अलावा जो हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर हैब्सबर्ग का जो साम्राज्य था, वहाँ पर बहुत भारी संख्या में जो कि अधीन
अधीनस्थ किसान थे जो कि खेती का ज़मीन किसी और का था और उस पर वो खेती करते थे। ये बटाईदारी वाली जो व्यवस्था थी उस तरह की। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला और स्लेवेंस, दक्षिण में क्रोएट, पूर्व की तरफ ट्रांसवेलिया और रहने वाले रोमन लोग थे। ऐसा फ़र्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा थी। तो ये अलग अलग लोग थे, लेकिन वहाँ के जो सम्राट हुआ करते थे उनकी उस क्षेत्र में उनके प्रति उनकी जो आस्था थी वही उनको एक दूसरे से बांध सकती थी। वरना आपसी मारकाट, लड़ाई झगड़े जैसे या फिर और भी तरह की जो भी समस्याएं थी वो आए दिन देखने को मिलता था। राष्ट्रवाद और राज्य का विचार, अब एक सवाल आता है कि राष्ट्रवाद और राज्य का विचार उभरा कैसे और क्यों आया आखिर। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो इससे पहले हम लोग जो एक शब्द हम लोग यूज़ कर चुके हैं, कुलीन वर्ग। तो चलिए इस मैप को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हमने कुछ नाम आया है हमारे सामने, अभी ये देख सकते हैं, ये है हमारा फ्रांस। आप देख सकते हैं इस मैप को, एक पिंक कलर में है, ये फ्रांस है। फिर स्विट्ज़रलैंड है बगल में, हरे रंग का एक सार्डिनिया, कॉर्सिका इधर राज्य है, एक समुद्र में। इधर उसके दक्षिण पश्चिम में स्पेन है। और एक मिनट में ड्रॉ ले लेता हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं ये फ्रांस ये हमारा फ्रांस है, इधर स्विट्ज़रलैंड है, ये स्पेन और ये पुर्तगाल। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया इधर है, सर्बिया, रोमानी, ऑटोमन, नीदरलैंड है, इधर वेल्स, इंग्लैंड, प्रसा, हबावार, ग्रेट ब्रिटेन है इधर का। तो ये थे हमारे आज। तो इसको चलिए अब हम लोग अब हम लोग नेक्स्ट, अब इसको आगे बढ़ते। मैप का तो हो गया, देखिए इसका फिर से देख लिए एक बार। अब देखते हैं कुलीन वर्ग। आखिर सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़मीन का मालिक वर्ग जो था, कुलीन वर्ग, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। वहाँ पर एक कुलीन वर्ग हुआ करता था जो कि एक कुलीन, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक खास अलग अलग इलाकों में कुछ लोग, कुछ परिवार, कुछ पारिवारिक समूह के परिवार थे जो एक किसी कुल से संबंधित लोग थे और उनमें किसी न किसी रूप से वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उन्हें ही कुलीन वर्ग कहा गया। इस वर्ग सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थे। यानी कि जो क्षेत्रीय विभाजन था, राज्य थे या फिर जो भी उसमें कैंटोनमेंट, डचीज वगैरह थे जाके, उनमें इन पर फ़र्क नहीं था। ये आर पार बसे हुए थे। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। यानी वो ग्रामीण इलाकों में भी उनकी संपत्ति थी, वो शहरों में भी थे, वो गांव से लेकर शहरों तक उनका दबदबा था। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, वो आपस में फ्रेंच भाषा बोलते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से जुड़े होते थे, वो लोग पारिवारिक रिश्ते होते थे उनके आपस में। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग, ये जो कुलीन वर्ग था, संख्या में बहुत छोटा था। जनसंख्या के अधिकांश लोग जो थे वहाँ के किसान थे। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य भाग यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास, यानी जो कृषि मजदूर थे, कृषक दास थे, वो खेती करते थे। यानी कि ज़मीन किसी का, उस पर जो दासों द्वारा खेती कराए जाते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि, जैसे भी पश्चिमी यूरोप जो देखिए हम लोग, फ्रांस का हिस्सा था, उधर स्पेन था, कुछ पुर्तगाल का भी हिस्सा रहा होगा। यहाँ तो व्यापार में वृद्धि, शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका तो अब यहाँ क्या हुआ कि व्यापार का विकास हुआ, वाणिज्यिक वर्ग, एक नया वर्ग, व्यावसायिक वर्ग उभर कर आया जिसके पास शायद उतने सामाजिक अधिकार नहीं थे। अस्तित्व बाजार के उत्पादन पर टिका था। ये जो था बाजार, ये जो वर्ग आया नया जो था, इस पर सिर्फ बाजार के उत्पादन पर, जो मार्केट में इंडस्ट्री के द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा था और उसका जो खपत हो रहा, उस पर टिका था इनका। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी में राज्यों कुछ हिस्से 19वीं सदी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग, वे लोग जो मध्य वर्ग और उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने हैं। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारियों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय हुआ। अब क्या हुआ कि देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था धीरे धीरे, कारखानों में उत्पादन बढ़ रहा था, तो कारखानों के मालिक, कारखानों में काम करने वाले ऑफिसर्स, क्लर्क और फिर वहाँ काम करने वाले मजदूर, जिनके पास जो काम कर रहे थे और पैसा पा रहे थे, और
और उन पैसों का इस्तेमाल करके एक बेहतर जीवन शैली जी रहे थे। लेकिन वहाँ एक कुलीन वर्ग था जिनके पास सारे राजनीतिक अधिकार थे, समाज में उन्हें एक विशेष स्थान था, लेकिन ये लोग उन अधिकारों से वंचित थे। ऐसे में एक कह सकते हैं कि एक असंतोष की भावना उत्पन्न हुआ और वहाँ पर एक राष्ट्रवादी भावना का विचार जो है वो जन्म लिया इसी द्वारा, ऐसे ही इसी वर्ग के बीच, जिसे वहाँ एक मूल रूप से मध्य वर्ग कह सकते हैं इसको, जिसे जो कि एक बहुत बड़ा है, जहाँ एक कारखाने के मालिक से लेकर वहाँ काम करने वाले कर्मचारी तक उसी मध्य वर्ग के हिस्सा थे। यूरोप में 19वीं सदी के आरंभ में अब देखिए अब एक नया चीज़ आया, उदारवादी राष्ट्रवाद। आखिर उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने क्या है? राष्ट्रवाद तो भी आया, अब उदारवादी राष्ट्रवाद है। अब उग्र राष्ट्रवाद आपने नेपोलियन का देखा, और फिर एक वो उग्र राष्ट्रवाद ही था जब उनको लगा कि नहीं, हम एक राष्ट्र बन चुके हैं तो आगे आसपास और लोगों को राष्ट्र के रूप में बांधें। और जबकि यही राष्ट्रवाद कब धीरे धीरे एक इम्पेरियल जो था एक साम्राज्यवाद का रूप ले लिया, और फिर बाद में समस्याएं हुई और नेपोलियन का पतन हो गया। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआत के दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लाइबर से आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी है। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारियों की समाप्ति तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबियन शासन जो था उसके दौर में शासन के समय सभी वर्ग पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तक 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्तिहीन पुरुषों ने सामाजिक राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। तो अब देखिए एक उदार राष्ट्रवाद की का है। उदार राष्ट्रवाद यानी कि एक लिबर मतलब एक कैसे कि आज़ाद राष्ट्र की आज़ाद देश की का जो था, जो एक संप्रभु राष्ट्र जो किसी और जहाँ की सत्ता किसी और के अधीन न हो। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। अब समझ सकते हैं, आज़ादी का मतलब था व्यक्तिगत आज़ादी और कानून के समक्ष सभी की बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था, यानी कि राजनीतिक रूप से देखें तो उदारवाद एक ऐसी सरकार थी जो कि सबकी सहमति से बना हो, जो कि आपसी सहयोग से, यानी कि जिसमें हर व्यक्ति या फिर कहें कि अधिकतम लोगों की भागीदारी हो उसमें। फ्रांसीसी क्रांति के बाद निरंकुश शासक पादरी वर्ग विशेष अधिकारों की समाप्ति तथा संविधान संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। अब तो संविधान भी वहाँ संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व अनिवार्यता पर बल देते थे, यानी कि वहाँ पर राजनीतिक अधिकारों के लिए निजी संपत्ति होना अनिवार्य था। आपके पास कोई संपत्ति होना चाहिए। आप संपत्ति विहीन हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप राजनीतिक अधिकारों के अधिकारी नहीं है। जनवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मतलब यहाँ भी अभी भी कानून के समक्ष सबकी बराबरी कम से मतलब ये यूनिवर्सल सफरेज से नहीं था। सबको व्यस्क मतलब सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी नहीं आया था। आप याद करें कि जब क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देना, हाँ ये अब देख चुके, पहले हम लोग बात कर चुके इसके बारे में। वहाँ भी जो आज़ाद वोट देने का अधिकार संपत्तिवान पुरुषों को ही था, वहाँ महिलाओं को और संपत्ति विहीन पुरुषों को नहीं दिया गया था। केवल थोड़े समय के लिए जो कि जैकोबियन शासन में वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन फिर से इसे खत्म कर। लेकिन बात यही उठती, जब एक बार लोगों ने अपने अधिकार को चख लिया, एक बार जब अधिकार को जान लिया, तो फिर वो उसके लिए लड़ेंगे आखिर तक।
और ऐसा ही वहाँ हुआ। मगर नेपोलियन संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए, फिर वही इस बात कर चुके हैं हम लोग, महिलाओं और को पतियों पिताओं के अधीन कर दिया गया कि, और ये लगभग 19वीं शताब्दी के बहुत कहें कि भारत एक मतलब क्या कहें इसके बारे में, ये एक ऐसी स्थिति थी जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बहुत दिनों तक अमेरिका जैसे देशों में भी भारत के बाद उन्हें सबको दिया गया। आज भी वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका की राष्ट्रपति कोई महिला आज तक नहीं बन पाई है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ भी अभी भी अपने आप को पूरा एक कह सकते हैं कि वो विकसित राष्ट्र होने का दावा करता है, और यहाँ पर ऐसे में जब ऐसी स्थिति है वहाँ पर तो तब एक ऐसी स्थिति रही होगी। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब था कि जो बाज़ारों की मुक्ति, बाज़ार को सरकारी हस्तक्षेप से बिल्कुल मुक्त करना, ताकि पूंजी और संसाधनों का आवाजाही निर्बाध रूप से हो सके और व्यापार को बढ़ावा मिल सके। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। यदि हम जर्मन भाषी वक्त लेते हैं तो नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों के अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। जर्मन भाषी जो क्षेत्र थे वहाँ छोटे बड़े, यानी आज का जो जर्मनी है यदि देखें तो बहुत बड़ा नहीं है। अब यदि भारत के देखें तो भारत का झारखंड या बिहार जैसे कुछ एक राज्य के बराबर उसका हिस्सा होगा, लेकिन वो 39 छोटे राज्यों का एक महासंघ था बना। इसमें प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। वो एक उस समय का नेशन स्टेट्स था, छोटे छोटे नगर राज्य थे वहाँ के। 1833 में हैम्बर्ग में न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी 11 सीमा शुल्कों नाकों से गुजरना पड़ता था ये। अब हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग जर्मनी के दो शहर हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने में ये जर्मनी के दो छोर पर बसा हुआ ये शहर है। चलिए इसको कोशिश करें डिस्क्रिप्शन में इसका मैप को डाल दें, हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग का, या फिर आप खुद इसको हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग को एटलस में जाकर देख लें। तो ये आप समझ सकते हैं कि 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। तो ऐसे में हर जगह उनको टैक्स देना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। आप इसका एक उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा गया कपड़ा जो 54 सेंटीमीटर मिलता था, जबकि वही मेंच जाके 55 सेंटीमीटर हो जा रहा है। न्यूरेमबर्ग में वही कपड़ा जो 65.6 सेंटीमीटर का था एक एले, वही फ्राइबर्ग में जाके 53.5 सेंटीमीटर हो जा रहा है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यदि हम अपने भारत के संदर्भ में देखें इसको, आप सपोज कीजिए कि कोई एक इंसान असम से चलता है गुजरात के लिए और दूसरा गुजरात से असम के लिए कुछ सामानों की आवाजाही। अब देखिए कितने स्टेट्स को पार करता है। यदि हर स्टेट की मुद्राएं अलग हो, हर स्टेट का नापतोल की इकाई अलग हो और प्लस एकीकृत कोई परिवहन व्यवस्था नहीं हो, तो ऐसे में बिजनेस करना कितना मुश्किल होगा। इवन कि यदि हम बिहार, झारखंड या यूपी जैसे किसी एक स्टेट को ले लें, यदि हर ज़िले को एक अलग अलग स्टेट के रूप में देखें, अलग अलग राज्य के रूप में देखें, और यहाँ पर एक कोई एकीकृत परिवहन व्यवस्था ना हो, नापतोल प्रणाली ना हो और मुद्रा ना हो, तो क्या होगा। आप समझ सकते हैं किस तरह की का एक कितना विषम परिस्थिति रहा होगा, कि किस तरह की परिस्थिति रही होगी। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों का आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते थे। ऐसे में एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन अबाधित हो। लोग भी चाहिए, क्योंकि कुछ जगह पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। एक्चुअली जो शहरी क्षेत्र जहाँ पर माइंस हैं, मिनरल्स हैं, रिसोर्स हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम होता है। लेकिन जहाँ पर कृषि कार्य अधिक होता है, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर अनाज का उत्पादन अधिक होता है, खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक होता है, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होती है, लेकिन वहाँ काम कम होते हैं। जहाँ पर रिसोर्सेस हैं अधिक, मिनरल्स हैं या फिर पोर्ट सिटीज़ हैं, वहाँ पर अधिक से अधिक लेबर वर्कर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। इसलिए लोगों का भी मतलब आवागमन अबाधित हो। 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन स्थापित किया गया। प्रसा का पहल पर एक
एक जोलवेराइन स्थापित किया गया। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए इसमें। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। इस संघ ने क्या किया, अब एक जो भी शुल्क के अवरोध थे उसको समाप्त कर दिया। और इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बना। अब हो रहा क्या, देखिए राष्ट्रवाद कैसे आएगा। अब वहाँ पर लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, सामान जा रहा है एक दूसरे का। अब कश्मीर का शॉल झारखंड में बिक रहा है, तमिलनाडु में बिक रहा है। तमिलनाडु केरल के मसाले कश्मीर से लेकर झारखंड, बिहार, असम, पंजाब तक जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति लगभग वहाँ के राज्यों में थी। अब तो अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे, वस्तुओं के जरिए, उत्पादनों के जरिए, और भी यातायात और परिवहन के माध्यमों से। 1815 के बाद अब देखिए, तो देखिए इसके अलावा रेलवे के जाल ने राष्ट्रीय गतिशीलता बढ़ाई और हितों का राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत किया। अब इकोनॉमिक जो नेशनलिज्म था वहाँ पर, जो वहाँ का जो बिजनेस वर्ग था, वो इन चीज़ों को बढ़ावा देने लगे। क्यों? क्योंकि इनसे उनका बिजनेस बढ़ता और वहाँ पर एक राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ है इस प्रकार। तो अब देखते हैं कि एक कंजर्वेटिव है वहाँ के, जो 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद सामने आया, कंजर्वेटिज्म सामने आया। संरक्षणवाद नहीं, इसको रूढ़िवाद कहेंगे। संरक्षणवाद एक अलग चीज़ है। तो 1815 के बाद वहाँ पे एक नया रूढ़िवाद सामने आया। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद सरकारें जो थी रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित परंपराएं, संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, जो वहाँ की जो सामाजिक ऊंच नीच व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, संपत्ति और परिवारों को अधिकार बनाए रखने चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। यानी वो लोग चाहते थे कि रूढ़िवादी व्यवस्था लागू हो, लेकिन फिर भी वो क्रांति के पहले नहीं जाते थे। उन्होंने देख लिया था कि ये जो आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, ये राजतंत्रों को अधिक से अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं, किया जा सकता है। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता है। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, इसके लिए एक उन्हें गतिशील अर्थव्यवस्था, इसके लिए उन्हें रूढ़िवाद, यदि पूरी तरह रूढ़िवादी हो जाए तो फिर ये इसका फ़ायदा वो नहीं उठा पाएंगे। जो क्रांति के जो पहले के जो दिनों में यदि वापस चले जाएं तो वो नहीं जा पाएंगे। सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। अब ये हुआ कि यदि सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति कर दिया जाए तो जनता में जो राजा के ये जो वहाँ के जो शासन था, या फिर जो वहाँ के जो भी हुआ करते थे शासक, उनके प्रति जो असंतोष था वो समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा, और एक सरकार वहाँ पर एक मजबूती प्रदान करेगा। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों, जिन्होंने फिर नेपोलियन को मिलकर हराया था, इन ये सब ने मिलकर नेपोलियन को हराया, कि प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। ये लोग सब वियना में मिले, जिसे वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना की संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। नेपोलियन द्वारा जो नेपोलियाई युद्ध जो किए गए, उसके द्वारा जो अलग अलग जो क्षेत्रों को उनके द्वारा कब्जा किया गया, जो वहाँ पर जो शासकों को हटाकर जो दूसरे शासकों को, अपने लोगों को बिठाया गया, उनको बदलना, और उन फ्रांस के इर्द गिर्द जो इलाके वो जीत लिया था उन्होंने, उन सबको एक अलग अलग राष्ट्र बफर स्टेट्स के रूप में डेवलप किया गया, ताकि फिर से फ्रांस अपनी सीमाओं को नहीं बढ़ा सके, तो विस्तार न कर सके। अतः जैसे उत्तर में से नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, आज हालांकि बेल्जियम अलग है। दक्षिण में पिडमोंट में जेनवा जोड़ दिया गया। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए। उसके जो पश्चिमी सीमा पर जो महत्वपूर्ण इलाके थे वो प्रसा को दे दिए गए। इटली का नियंत्रण सौंपा गया जबकि ऑस्ट्रिया को जो है इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया, इटली का। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। जो जर्मनी जो छोटे छोटे राज्यों से जो 39 राज्यों का महासंघ बना था, जो जर्मन भाषी के 39 राज्य थे, उनको बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था।
साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। आगे देखेंगे 19वीं सदी में ये जो बंदर बांट हो रहा है ये अब फ्रांस के राज्यों का, ये यहीं ख़त्म नहीं होगा। ये रंजिश 19वीं और 20वीं शताब्दी तक चली रहेगी और ये लगभग 100 साल तक यूरोप युद्ध को झेलता है ये राष्ट्रवाद का। 1815 में जो स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी, वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। उन्होंने उन गतिविधियों का दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। अब ये हो रहा है क्योंकि उन्होंने चूँकि अब लोग क्रांति का दौर देख चुके थे, लोगों ने लोकतंत्र को देख चुके थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी एंजॉय कर चुके थे। तो जाहिर है शासन के प्रति उनका जो भी होता था व्यवहार, जो भी शासन से असहमति होती थी वो जाहिर करते थे। लेकिन ये जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं कायम हुई 1815 के बाद, वो इस तरह की असहमतियों को बर्दाश्त नहीं करते थे। जो सरकारों की वैधता पर सवाल उठाए, उसके कार्यों पर वैधता पर सवाल उठाए। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए। मैक्सिमम जो सरकार उस समय स्थापित हुए नेपोलियन के हार के बाद, सब ने सेंसरशिप लगाए। उनकी इजाज़त के बगैर ना अखबार छपे, ना किताब, नाटक, गीत, कुछ भी नहीं। इन सब को नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई। क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे, ऐसे जिसमें ऐसे विचार हों। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। जो कि उदारवाद के समर्थक थे, उन्हें ये प्रेरित कर रहा था। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा प्रेस की आज़ादी था। प्रेस की आज़ादी, जिसके लिए हम शायद आज भी लड़ रहे होते हैं, कभी सोशल मीडिया पर, कभी राजनीतिक मंच में, कभी संसद में। दुनिया में हमेशा से ही सरकारें प्रेस को दबाने की कोशिश करती है और वो सिलसिला आज भी जारी है। तो चलिए, अब प्रेस की आज़ादी एक मुद्दा था। अब कोशिश कीजिए प्रेस की आज़ादी पर एक छोटा मोटा लेख लिखिए आप लोग, तो और हो सके तो लेख लिखिए और हमें कमेंट में इसको डालिए, ताकि हम एक दूसरे के विचारों को थोड़ा जान सकें, क्या समझते हैं हम लोग प्रेस की आज़ादी से। अब है कि क्रांतिकारी, उस समय के जो रिवॉल्यूशनरिस्ट थे, क्रांतिकारी 1815 के बाद दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया। सारे उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे सब भूमिगत हो गए, मैक्सिमम, अधिक से अधिक। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हुई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जुसेपी मैत्सिनी। उसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ। वो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में गिलूरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया, यानी कि शायद उसकी नागरिकता समाप्त कर दी गई होगी, राज्य से देश निकाला दे दिया गया होगा। तत्पश्चात उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई यंग इटली और दूसरा मार्सेई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप, जिसी का आप देख सकते हैं आगे। फिर भारत में भी इस तरह का यंग इंडिया मूवमेंट भी चला था, यंग इंडिया, जिसके संस्थापक शायद महात्मा गांधी थे, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। वो राष्ट्र की भावना कि वो किसी राजा के अधीन नहीं, एक राष्ट्र के अधीन रखना चाहते थे। वो मानते थे कि यही ईश्वर की मर्जी है। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। उसे जोड़कर राष्ट्रों के एक व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था और वो इटली के एकीकरण के लिए वो काम कर रहे थे। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। तब जैसे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि इटली के कुछ हिस्से बांट दिए गए, कुछ रसिया को दिए गए, कुछ पर्सा को दिए गए। हो सकता है उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठन कायम किए गए। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया।
तो आप समझ सकते हैं कि अब दे मैटर जो राजतंत्र था वो किसी भी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया मेटरनिख ने। तो आगे चलिए हम लोग बात करेंगे हम नेक्स्ट में हमारा होगा क्रांतिकारियों का युग